हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू अध्ययन अड्डा द जीएस वर्ल्ड। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है निम्न जाति मजदूर संघ एवं किसान आंदोलन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में हम निम्न जातियों की बात करें, मजदूरों की बात करें या किसानों की बात करें तो इन सभी वर्गों का अत्यधिक रूप से शोषण देखने को मिलता है। निम्न जातियों को या निम्न वर्ग के जो लोग थे, समाज का निचला तबका था, उसको समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। मजदूरों से काम करवाया जाता था लेकिन उनको मजदूरी नहीं दी जाती थी या फिर उनकी मेहनत की अपेक्षा काफ़ी कम मजदूरी उनको दी जाती थी। किसानों से भी अवैध रूप से लगान वसूल किया जाता था, टैक्स वसूले जाते थे। इन सभी चीज़ों से इन सभी वर्गों का शोषण हुआ। धीरे धीरे इन वर्गों ने इस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना प्रारंभ किया और जब इन्होंने इनका जो विरोध था इन सारी चीज़ों के प्रति, ये जो है हमें आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ आंदोलनों के रूप में देखने को मिलता है। और इन्हीं आंदोलनों में से कुछ प्रमुख आंदोलनों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और सबसे पहले बात करते हैं सत्यशोधक समाज के विषय में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने मुंबई में की थी। इन्होंने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाया। ब्राह्मणों के विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया और इन्हें महात्मा की पदवी भी दी गई थी। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई। इनमें से सबसे प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है गुलामगिरी, जो 1872 में इनके द्वारा लिखी गई थी। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ज्योतिबा फूले थे। इसके अलावा इनकी एक अन्य पुस्तक और देखने को मिलती है जिसका नाम है सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। सत्यशोधक समाज की स्थापना हो गई, लेकिन इसका मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था? सत्यशोधक समाज की स्थापना करने के पीछे ज्योतिबा फूले का उद्देश्य था जो ब्राह्मणों के आडंबर थे, ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों में निम्न वर्णों के प्रति जो बुराइयां लिखी गई थी या जो बुराइयां समाज में व्याप्त थी, उनसे इन निम्न जातियों को बचाना था। ठीक है, सत्यशोधक समाज का मोटिव क्या था? ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर ने इन निम्न जातियों के लिए कौन कौन से प्रमुख कार्य किए, इन आंदोलनों में इनका क्या योगदान रहा। ठीक है, समाज के निचले वर्ग को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए, इनके बारे में जानते हैं। अंबेडकर ने निम्न जातियों को संगठित करने का कार्य प्रारंभ किया और इन्होंने इसके अलावा इन निम्न जातियों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की भी मांग की थी। 1920 में भीमराव अंबेडकर ने निचले तबके के लोगों के लिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी और इसके साथ साथ 1924 में इन्होंने मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की थी। 1927 में मराठी लैंग्वेज में एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। बहिष्कृत भारत पत्रिका किस भाषा में जो है प्रकाशित की जाती थी? मराठी भाषा में। इसका जो प्रकाशन प्रारंभ किया था वो किसने प्रारंभ किया था? भीमराव अंबेडकर ने। हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए समाज समता संघ की स्थापना भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर ने मजदूर वर्ग के लिए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया और 1942 में इन्होंने अनुसूचित जाति परिषद की भी स्थापना की। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता? महात्मा गांधी ने ही 1932 में अछूतों को हरिजन नाम दिया था। ठीक है, जो हरिजन इनको कहा जाता है, ये सबसे पहले महात्मा गांधी ने ही इन्हें हरिजन नाम दिया था 1932 में। इसके साथ साथ महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की थी। इसके अलावा महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका निकाली और 1932 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने करी थी मुंबई में। ठीक है, अब निम्न जातियों के कुछ आंदोलन दक्षिण भारत में भी हुए थे। वो कौन कौन से आंदोलन थे? इनमें से सबसे प्रमुख नाम आता है वाईकोम सत्याग्रह का था, जो 1924 में हुआ था। वाईकोम सत्याग्रह की शुरुआत त्रावणकोर के गांव वाईकोम से हुई थी। ये किस चीज़ के विरुद्ध था?
दक्षिण भारत में जो हरिजन होते थे, निम्न वर्ण के लोग होते थे, उन्हें मंदिरों में एंटर करने नहीं दिया जाता था। इसी के विरोध में वाइकोम सत्याग्रह शुरू किया गया। ठीक है, फिर आगे चल करके केरल कांग्रेस कमेटी ने 30 मार्च 1924 को इन हरिजनों को, सॉरी यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गया है, ये परिजन नहीं हरिजन होना था इस जगह पे। तो 30 मार्च 1924 को केरल कांग्रेस कमेटी ने हरिजनों को मंदिर में प्रवेश कराया। ठीक है, रामास्वामी नायकर ने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया था, वाइकोम सत्याग्रह का। 1925 में गांधी जी त्रावणकोर गए और वहाँ की रानी से बात की। इसके बाद वहाँ की जो रोड थे, उनके वहाँ के जो मार्ग थे, वो हरिजनों के लिए खुलवा दिए गए। इससे पहले तक स्थिति ये थी, जो हरिजन होते थे, निम्न वर्ण के लोग होते थे, वो सामान्य रास्ते से गुजर भी नहीं सकते थे, उनको वहाँ से गुजरने की भी परमिशन नहीं थी। ठीक है, तो जस्टिस आंदोलन, इसकी समयावधि मानी जाती है 1916-17। इसके प्रमुख नेता थे CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज। ठीक है, जस्टिस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज। यह आंदोलन ब्राह्मणों की सरकारी सेवा, शिक्षा और राजनीति में प्राप्त श्रेष्ठ स्थिति का विरोध करने से संबंधित था, क्योंकि उस समय पर ब्राह्मणों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और इन्हें ही सरकारी, चाहे सरकारी सेवाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें या फिर पॉलिटिक्स की बात करें, तो इन्हीं को श्रेष्ठता प्रदान की जाती थी, या हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणों को ही वरीयता दी जाती थी। तो इसके विरोध में ये जस्टिस आंदोलन प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा? CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज के द्वारा। अगला आता है आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रमुख नेता थे EV रामास्वामी नायकर, इन्हें पेरियार भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पेरियार किसे कहा जाता है, तो पेरियार किसका उपनाम था? EV रामास्वामी नायकर। ठीक है, और ये आत्मसम्मान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन में बिना ब्राह्मण की सहायता के विवाह करने, मंदिरों में जबरदस्ती प्रवेश करने और मनुस्मृति को जलाने के लिए आंदोलन किए गए। पेरियार ने ही तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी और जिसे सच्ची रामायण के नाम से जाना जाता है। इतनी सारी जानकारी आपको इस पॉइंट से मिल जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मजदूर संघ आंदोलन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय होता है। 1877 ईस्वी में अपने नियोजकों के विरुद्ध हड़ताल के रूप में मजदूरों की कार्यवाही का पहला उदाहरण देखने को मिलता है नागपुर एम्प्रेस मिल में। ठीक है, नियोजक मतलब जो दूसरे व्यक्ति को जॉब देते हैं, उसको जॉब पर रखते हैं, उनके विरुद्ध मजदूरों की हड़ताल का सबसे पहला एग्जाम्पल नागपुर में जो मिल थी, नागपुर एम्प्रेस मिल, इसमें उसके जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर दी थी और ये पहला उदाहरण नियोजकों के विरुद्ध हड़ताल के रूप में देखने को मिलता है। 1890 ईस्वी में NM लोखंडी द्वारा स्थापित बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन को भारत में गठित होने वाला पहला मजदूर संगठन कहा जाता है। 1897 में एक मजदूर संगठन अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा का गठन हुआ। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 1960 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक गिरफ्तार हो गए और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में मुंबई की कपड़ा मिलों ने हड़ताल कर दी। यह मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल मानी जाती है। ठीक है, प्रश्न आ सकता है आपके सामने कि मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल कब मानी जाती है? तो 1960 में जब बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी हो गई थी तो इसके विरोध में मुंबई की जो कपड़ा मिल थी उन्होंने हड़ताल कर दी थी और यही मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल मानी जाती है। BP वाडिया ने 1918 में मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना की और यह मद्रास श्रमिक संघ जो था ये भारत का पहला वास्तविक ट्रेड यूनियन माना जाता है। गांधी जी द्वारा 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने की थी 1918 में। और यहीं पर यानी इस टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना के समय पर ही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना की थी NM जोशी ने 1920 में मुंबई में। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी के द्वारा 1920 में मुंबई में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय और उपाध्यक्ष थे इसके जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है,
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। इसका विभाजन होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1929 में, जब इसका नागपुर अधिवेशन हो रहा था तो वहाँ पे इसका विभाजन हो जाता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो प्रश्न आपका आ सकता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन जब इसका हो रहा था तब उसी अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजन का सबसे प्रमुख कारण क्या था कि साम्यवादी और सुधारवादी नेताओं के बीच मतभेद। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजन का मुख्य कारण था साम्यवादी और सुधारवादी नेताओं के बीच मतभेद। आगे चलकर के कांग्रेस के जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने 1947 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से निकल करके इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। यानी जो कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेता थे जो कि पहले से ही सदस्य रहे थे किसके, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, वो 1947 में यहाँ से निकल गए और उन्होंने एक अलग संगठन की स्थापना की जिसे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं, किसान आंदोलनों के बारे में बात करते हैं। किसानों से संबंधित कौन कौन से प्रमुख आंदोलन देखने को मिलते हैं हमें आधुनिक भारत में? तो पहला आंदोलन है नील आंदोलन। ये 1859-60 इसका जो समयावधि मानी जाती है। ये आंदोलन जो हुआ था, नील आंदोलन, ये बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ था। नील उत्पादकों ने किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। मतलब जो नील उत्पादक व्यापारी थे वो किसानों को जबरदस्ती अपने खेतों में नील की खेती करने के लिए उनको फोर्स करते थे, बाध्य करते थे। नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम अग्रिम देकर, पहले ही उनको कुछ पैसा दे दिया जाता था अग्रिम रूप से, ठीक है, छोटा मोटा कोई धन दे दिया जाता था और उनसे करारनामा लिखवा लिया जाता था जो कि बाजार भाव से काफ़ी कम दाम में हुआ करता था। मतलब उनकी जो फसल आने वाली होती थी उसका दाम पहले ही तय कर दिया जाता था जो कि मार्केट रेट से काफ़ी कम रहता था। इस प्रथा को ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता था। प्रश्न आ सकता है ददनी प्रथा क्या है? ददनी प्रथा में क्या किया जाता था? नील उत्पादकों को बहुत कम पैसा अग्रिम रूप से देख करके उनसे करार लिखवा लिया जाता था, एक उनसे कागज़ पर लिखवा लिया जाता था और वहाँ पर भी रेट तय कर दी जाती थी उनकी फसल की पहले से ही, ठीक है, फसल पैदा होने से पहले ही उनकी फसलें की जो रेट होती थी वो तय कर दी जाती थी जो कि मार्केट रेट से काफ़ी कम होती थी। ये वाली जो प्रथा थी इसे ददनी प्रथा कहा जाता था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसान इस चीज़ के विरोध में एकत्रित होते हैं और नील की खेती बंद करने का निर्णय लेते हैं। अब ये पूरी समस्या जब ब्रिटिश सरकार के समक्ष पहुंचती है तो इस नील समस्या की जांच के लिए सीटोन कार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन 1860 में कर दिया जाता है जो कि यह अपनी जांच में यह पाता है कि जो नील किसानों की समस्याएं हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। इसके अलावा दीनबंधु मित्र का एक नाटक है नील दर्पण। उस नील दर्पण नाटक में किसानों की, यानी जो नील किसान थे, नील की खेती करने वाले किसान थे, उनके शोषण को बड़ी बारीकी से बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और पाबना विद्रोह के बारे में बात करते हैं। पाबना विद्रोह की समयावधि 1873 से लेकर के 76 तक मानी जाती है। यह विद्रोह हुआ था बंगाल में, बंगाल के पाबना जिले में, इसलिए इसको पाबना विद्रोह नाम दिया गया। इसका कारण था, मुख्य कारण क्या था इसका? जमींदारों द्वारा लगान की दर को काफ़ी बढ़ा देना, ठीक है। इस आंदोलन के नेताओं में ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल प्रमुख थे। अंत में 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून बना करके किसानों को संरक्षण प्रदान किया गया था और इसी आंदोलन में यह नारा भी दिया था इसके नेताओं ने कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। इस कोटेशन का मतलब क्या है? इस कोटेशन का मतलब ये है कि जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, इस आंदोलन को जो नेता जो थे, लीडर थे, उसको जो लीड कर रहे थे, वो ब्रिटिश जो शासन चल रहा था उस समय पर उससे सहमत थे, ठीक है, उससे सहमत थे। वो ये मानते थे कि इतना शोषण तो हमारा ब्रिटिश सरकार नहीं करती है जितना यहाँ के जो लोकल जमींदार हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो हमारा जितना शोषण करते हैं। तो उन्होंने ये नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, कि मतलब हम तो सिर्फ महारानी के अंडर ही रहना चाहते हैं, यानी ब्रिटिश जो प्रिंसेस थी उनके अंडर ही रहना चाहते हैं, ठीक है। दक्कन उपद्रव के बारे में बात करते हैं। दक्कन उपद्रव 1875 में हुआ था। महाराष्ट्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों से सीधा लगान वसूल किया जाता था और किसान जब उस धन को नहीं चुकाते थे तो महाजनों के द्वारा
ठीक है, जो कह सकते हैं जो हम किसानों को धन देते थे, उधार देते थे, वो महाजन होते थे। तो महाजनों के द्वारा न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय करवा करके उन किसानों की भूमि को हड़प लिया जाता था। इस तरह से किसानों से सूदखोरों के पास में संपत्ति का हस्तांतरण होने लगा। किसानों की जो ज़मीन थी वो सूदखेर जो महाजन थे उनके पास जाने लगी। किसानों ने साहूकार के घरों और दुकानों पर हमला करके सभी प्रकार के दस्तावेज और आदेश जो थे अदालत वगैरह के वो सारे जला दिए थे और इस उपद्रव को दक्कन उपद्रव के नाम से जाना गया था। आगे बढ़ते हैं, मोपला विद्रोह के बारे में बात करते हैं। 1826 से 1854 तक इसकी समयावधि मानी जाती है। केरल में रहने वाले मोपला के साथ उन अरब लोगों के वंशज थे जो बहुत पहले ही मालाबार तट पर बस गए थे। यानी केरल में जो मोपला लोग रहते थे मालाबार तट पर, वो किसके वंशज थे? वो अरब लोगों के वंशज थे। वो काफ़ी पुराने समय में आकर के उस मालाबार तट पर बसे थे। और ये जो मोपला किसान थे ये मुसलमान थे और यहाँ का जो जमींदार वर्ग था वो हिंदू वर्ग से संबंध रखता था। और इनका जो समूह था वो नंबूदरी कहा जाता था, जो उच्च वर्ण के हिंदू माने जाते थे। तो हम कह सकते हैं जो मोपला विद्रोह था यह अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष था, जिसे औपनिवेशिक शासकों ने सांप्रदायिक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि जमींदार हिंदू थे और कृषक मुसलमान थे, तो इसको उन्होंने जो है सांप्रदायिक रूप दे दिया। 1836 से लेकर के 1854 के बीच इस मालाबार क्षेत्र में कई बार, लगभग 22 बार विद्रोह की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये 19वीं शताब्दी में तब जाकर के 22-24 बार ये जो विद्रोह होता है। फिर आकर के 20वीं शताब्दी में 1921 में ये विद्रोह फिर दोबारा से भड़क उठता है। मोपला विद्रोह जो है फिर दोबारा से भड़क उठता है और असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी, मौलाना आज़ाद, शौकत अली, इन्होंने मोपला आंदोलन का समर्थन भी किया था। आगे बढ़ते हैं। एका आंदोलन यह अवध के किसानों के द्वारा चलाया गया था 1921-22 में। इसके नेता थे मदारी पासी और सहरेब। ये कभी कभी पूछा भी जाता है कि एका आंदोलन के नेता कौन थे? मदारी पासी और सहरेब। इस आंदोलन के जो प्रमुख सेंटर थे, केंद्र थे, ये कहाँ कहाँ इस आंदोलन की जो प्रभाव है वो देखने को मिला था? तो हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, इन क्षेत्रों में एका आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलता था। इस आंदोलन का सबसे मुख्य कारण यह था अत्यधिक लगान और गैरकानूनी रूप से किसानों की ज़मीनें जो थीं, खेत थे, उनको छीना जाना। ठीक है। वर्ली आंदोलन 1945। इस आंदोलन में क्या हुआ था? मुंबई से थोड़ी दूर पर आदिवासी जनजाति, जिसे वर्ली के नाम से जाना जाता था, वर्ली लोग जंगल के जो ठेकेदार थे, साहूकार थे, धनी कृषक थे, भूपति थे, जो बड़ी बड़े ज़्यादा भूमियों के मालिक थे, उनके विरुद्ध ये वर्ली लोग जो थे वो खड़े हो गए थे और इसे वर्ली आंदोलन के नाम से जाना गया था। आगे बढ़ते हैं। तेभागा आंदोलन 1940 से 1950 इसकी समयावधि मानी जाती है। यह आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल में केंद्रित था, तेभागा आंदोलन। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी त्रिपुरा के हसनाबाद से और फिर वहाँ से धीरे धीरे यह बंगाल में नोवाखोली तक फैल गया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं की बात करें तो इसके प्रमुख नेता थे कप्पाराम सिंह और भवन सिंह। तेभागा आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के दौरान बटाईदार किसानों ने यह घोषणा की कि वे फसल का 2/3 हिस्सा लेंगे और 1/3 हिस्सा ही जमींदारों को देंगे। ठीक है, यानी 1/3 हिस्सा ही जमींदारों को उनके द्वारा दिया जाएगा। पहले 2/3 हिस्सा लिया जाता था जमींदारों के द्वारा, लेकिन किसानों ने घोषणा की कि हम जमीन का जो लगान होता है, लगान का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही देंगे। ठीक है, जमीन के 1/3 हिस्से के बराबर ही लगान देंगे, यानी तिहाई भाग। और तिहाई भाग कह दीजिए इसको या फिर 3 भाग कह दीजिए, और इसी के नाम पर इस आंदोलन का नाम तेभागा आंदोलन पड़ा। अब आता है पुन्नप्रा और वायलार का संघर्ष केरल के अलवर जिले में। केरल के अलवार जिले में इन दोनों स्थानों पर, केरल के अलवार जिले में इन दोनों स्थानों पर, कौन कौन से स्थानों पर? पुन्नप्रा नामक स्थान पर और वायलार नामक स्थान पर किसानों का संघर्ष हुआ और इसका मुख्य कारण था सामंत लोगों के द्वारा किसानों का उत्पीड़न और शोषण। ठीक है, इस आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो अक्टूबर 1946 में हुआ था। इतना चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके बाद में आता है बारदौली सत्याग्रह 1928। इसकी समयावधि मानी जाती है। जब एक तरफ देश में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, उन्हीं दिनों जो है बारदौली के किसान थे, उन्होंने लगान वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया था। 4 फरवरी 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली पहुंचे। अगस्त 1928 में गांधी जी भी बारदौली पहुंचे और गांधी जी ने यह घोषणा की कि अगर बारदौली सत्याग्रह का जो सपोर्ट कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, अगर इनको ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार करती है तो इनके बाद में
इस आंदोलन का नेतृत्व वो खुद करेंगे, ठीक है। और बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन महिलाओं में कुछ महिलाओं के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की पत्नी थी, और मनीबेन पटेल जो कि सरदार पटेल की पुत्री थी, शारदाबेन शाह, मीठूबेन, भक्तिबा, शारदा मेहता। इन महिलाओं ने इस बारदोली सत्याग्रह में अपनी प्रमुख भूमिका अदा की थी। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो इसी बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। अब आता है संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन। आगरा और अवध क्षेत्र के जमींदारों और उपनिवेशवादी व्यवस्था ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, इनके प्रयासों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया और प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी, ठीक है। तो प्रतापगढ़ जिले में जो नाई धोबी बंद की घटना हुई थी, ये इस विद्रोह की सबसे पहली घटना थी। बाबा रामचंद्र जो कि महाराष्ट्र से संबंधित थे, इन्होंने जमींदारों के विरुद्ध अवध के किसानों को इकट्ठा करने की पहल की थी और बाबा रामचंद्र के प्रयास से ही अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन जिसका नाम था अवध किसान सभा, इसका गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बकास्त किसान संघर्ष, इसकी समयावधि 1946-47 मानी जाती है। यह आंदोलन बिहार में हुआ था और भूमि से संबंधित ये जो है आंदोलन भूमि से संबंधित था। बिहार में 3 प्रकार की भूमियों का उल्लेख देखने को मिलता है। बकास्त भूमि किसे कहते थे? जमींदारों द्वारा अस्थायी काश्तकारों को विभिन्न दरों पर अलग अलग रेट पर हर वर्ष किराए पर दी जाने वाली जो भूमि होती थी वो बकास्त भूमि कहलाती थी। रैयत भूमि ये स्थायी काश्तकारों की भूमि थी जो स्थायी रूप से स्टेबल रूप से उस ज़मीन पर खेती करते थे, उसे रैयत भूमि कहा जाता था। तीसरा आता है जिस्ती भूमि। जिस्ती भूमि किसे कहा जाता था? जमींदारों की यह स्वयं की भूमि होती थी जिस पर मजदूर काम करते थे। 1946 में मुंगेर, गया, शाहाबाद, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और मधुबनी में जमींदारों और काश्तकारों में जम करके संघर्ष हुआ था और इसे ही बकास्त किसान संघर्ष कहा गया। आगे बढ़ते हैं। बिजौलिया आंदोलन के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के बिजौलिया क्षेत्र में यह आंदोलन प्रचलित हुआ था। मेवाड़ के बिजौलिया के जागीरदार किसानों से 84 प्रकार की लगान वसूल करते थे। इस आंदोलन के प्रारंभिक नेता थे चारण और ब्रह्मदेव। इन्हें बिजौलिया से निर्वासित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने इन लगानों जो वसूल की जाती थी, विभिन्न प्रकार की लगानें, 84 प्रकार की लगभग लगान वसूल की जाती थी, इनके विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी, तो इन्हें बिजौलिया से निर्वासित कर दिया गया था। अब इनके बाद में सत्याग्रह चला गया था भूप सिंह के द्वारा, ठीक है। भूप सिंह को रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ साल्यान ने राजस्थान में क्रांतिकारी कार्यों के लिए भेजा था। फिर आगे चल करके भूप सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन ये जेल से भाग करके विजय सिंह पथिक के नाम से बिजौलिया गए और फिर दोबारा से इस आंदोलन को इन्होंने तेज किया, ठीक है। तो ये हो गया बिजौलिया आंदोलन। तो ये हो गया आज का सेशन और आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।